So image analysis begins with the scanning of hybridized arrays at a wavelength suitable to each labeled sample. ठीक है, अरेज की जब हाइब्रिडाइजेशन होती है माइक्रो रे पे तो इमेज एनालिसिस जो है उसके साथ ही बिगिन हो जाता है. सम ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन में बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज टू ऑब्टेन इमेजेस विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल इंटेंसिटी एंड गुड सिग्नल टू नॉइस रेशियो. तो आपको कोई इस इमेजेस जो आपके पास आते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है सो दैट आपके पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो उसमें कम हो और सॉरी ज़्यादा अच्छी हो. ठीक है, मतलब उसमें सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो और नॉइस जो है वो कम से कम हो. और सेकेंडली ये कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो अच्छी आए, मतलब इक्वल आए. For two sample hybridizations, separate images may be obtained, may be combined into a single false color image for further analysis. अगर आप दो मुख्तलिफ सैंपल से जो है वो इमेज ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास दो डिफरेंट जो हैं वो इमेजेस आ गए. हर इमेज जो है एक हायर हाइब्रिडाइजेशन, हर सैंपल जो है वो एक अरे पे जाएगा. तो दो आपके पास सैंपल आ गए, दो सैंपल से जो आप इमेजेस देंगे तो आप उन इमेजेस को कंबाइन करते हैं और उससे आप सिंगल इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं और उससे और एनालाइज करते हैं. A template that identifies the grid positions of the microarray substance is then superimposed on the image. अच्छा, जब आपके पास इमेज आ जाता है तो जो आपके सैंपल का इमेज है वो आपके पास आ गया और आप क्या करते हैं, आपके पास एक टेम्पलेट बना होता है जिसमें बेसिकली उस टेम्पलेट पे क्या होता है, उस टेम्पलेट पे ये होता है कि बेसिकली आपकी किस पोजीशन में कौन कौन सी इंटेंसिटी होनी चाहिए या कौन कौन सी जो है जीन्स या सीक्वेंस लगा हुआ है. उस टेम्पलेट को आप उसके ऊपर जो है वो रखते हैं, मतलब वर्चुअली रखते हैं, नॉट एक्चुअली रखते हैं. तो दोनों इमेजेस को दोबारा सुपर इम्पोज करते हैं टू मेक द एनालिसिस. टिपिकली पोजीशन ऑफ सब्सटेंसेस आइडेंटिफाइड बाय ब्लॉक, रो और एंड कॉलम. ठीक है. अच्छा, इसका एक मकसद तो ये भी होता है कि आप जो ये अंदाजा लगा सकें जब टेम्पलेट से हमें ये पता लगता है कि किस पोजीशन में कौन सा सीक्वेंस मौजूद है. तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक या एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम पे क्या क्या कौन कौन से सीक्वेंसेस मौजूद हैं या लगे हुए हैं, उनको करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए सेकेंडली ये कि उनकी इंटेंसिटीज क्या क्या आई हैं आपकी एक्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन से. तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो सुपर इम्पोज करते हैं टेम्पलेट को और आप आपके जो दूसरे इमेज को, सैंपल वाले इमेज को. Needless to say, it is important to have an accurate template and later to check the accuracy of the template through the use of control substance. So आपका टेम्पलेट एक्यूरेट होगा तो आपकी जो है प्रेडिक्शन मैं ना टैब बदले जेड़े ना दस दिया हेलो आ गया सी बात दे. ओए तुम लोग 2 बजे क्यों नहीं आया? सॉरी, ये आप लोग 2 बजे आएगा, उसको मैं बाद में पढ़ाऊं और आपको अब पढ़ाऊं? सो ये किंजा मुनीर का माइक ओपन बार बार हो रहा है तो काइंडली अपना माइक को देखें. सो एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि to have an accurate template, it is important for this kind of analysis क्योंकि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पे आप सिर्फ इंटेंसिटी मैयर कर रहे हैं जबकि उन किस पोजीशन में क्या है वो आपको टेम्पलेट से पता लगेगा और टेम्पलेट एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. इसके लिए आप कोई कंट्रोल सब्सटेंस भी यूज़ कर सकते हैं. Errors in the spotting of microarrays can occur, but these will likely be gross errors. For example, switching two entire sets of samples that can be identified through changes in the expected position of blanks or non-controls. So basically, स्पॉटिंग के दौरान, माइक्रोरे की स्पॉटिंग के दौरान भी एरर हो सकते हैं. हो सकता है कि टेम्पलेट पे आपके जो रो की पोजीशन है वो हाइब्रिडाइजेशन में जब स्पॉटिंग हो रही है तो वो चेंज कर दी गई है और वो किसी और रो में आ रही है. So in that case, you will never be able to know कि ये the exact क्या कैसे
intensity, or you can say exact expression level of that particular set of sequences that are present in that row. ठीक है, जब रो ही स्विच होगी तो उस स्पॉटिंग के दौरान तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आप एरर आगे प्रोलिफरेट करेगा, और आपको अगर नहीं पता तो वो आगे ही जो है इट विल लीड टू मिस कैलकुलेशन or misjudgment as well. Various algorithms are used to orient the template with an image. Those who work with spotted microarray will discover that the alignment and geometry of these arrays is rarely perfect, so it is useful to have software that allows interactive stretching of the template grid. So basically जो बहुत सारे images algorithm मौजूद हैं जो कि टेम्पलेट को इमेज के ऊपर हाइब्रिडाइज जो इमेज होता है उसके ऊपर जो ओरिएंट करते हैं, उसकी मतलब उसके ऊपर एक तरह से सुपर इम्पोज करते हैं। तो ऑल दो ये भी एक बात यहाँ पे देखने वाली कि जो अलाइनमेंट है जो एरे की और जो ज्योमेट्री है उन स्पॉट्स की जो माइक्रो एरे की वो इतनी परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, ऑब्वियसली बात है वो बहुत माइक्रो लेवल पे स्पॉट्स होते हैं तो दे आर नॉट वेरी परफेक्ट, बट वी यूज सॉफ्टवेयर टू फाइन ट्यून देम, और हम टेम्पलेट का जो ग्रिड एक बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से उसको फाइन ट्यून करते हैं। If possible, it is useful to incorporate blending lights near the corners or edges of each block of spots. ठीक है, वो कह रहा है कि आप कोई ऐसी सब्सटेंसेस यूज करें जो जिसको आप ब्लेंडिंग लाइट यहाँ पे कहते हैं, मतलब ऐसी सब्सटेंसेस जो कि वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। वो आप एक जो अगर आपने मुख्तलिफ स्पॉट्स को एक ब्लॉक में किया हुआ है कि अच्छा एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लैंडिंग लाइट जो है उस ब्लॉक को हाईलाइट करने के लिए जो है वो यूज हो, सो दैट इन दैट केस जब एक्चुअली आप टेम्पलेट और उसको करेंगे इमेज को दूसरे हाइब्रिडाइज इमेज को जब स्टडी करेंगे तो आपके पास जो हाइब्रिडाइज इमेज जो है वो लैंडिंग लाइट की वजह से वो हाईलाइटेड होगा, एक तरह से उसकी बाउंड्री खींची हुई होगी। सो दिस इज वन स्ट्रेटजी कि आप एक ब्लॉक को अलग कर दे दूसरे ब्लॉक से माइक्रो रे के ऊपर ही। Otherwise, it may be difficult to align a template with an image, resulting from a weak hybridization. ठीक है, अगर weak hybridization है तो फिर आप template और image को वो align करना मुश्किल हो जाएगा। Once the template is approximately aligned, an algorithm will find and delineate regions of pixels that represent the spotted substances. The edges of these regions will be highlighted to allow manual inspection and editing. सो ये अलाइनमेंट का प्रोसेस बता रहा है कि एल्गोरिथम जो है उस पर रन होगा और वो पिक्सेल्स जो हैं जो स्पॉटेड सब्सटेंस के उनको रीड करेगा, और जब वो रीड करके उसको हाईलाइट कर देगा, मजीद इन्हांस कर देगा, तो आप मैनुअल इंस्पेक्शन और एडिटिंग के थ्रू उसको मजीद हाईलाइट कर सकते हैं। Since different methods may be optimized for different types of arrays, it is probably best to test several methods with your worst images prior to committing to one particular method or software. So अगर आपके पास कोई बहुत बुरा इमेज आया हुआ है प्रोसेसिंग के बाद, तो इट्स बेटर कि आप मुख्तलिफ उस पर मेथड्स इमेज प्रोसेसिंग के लगा के देखें, और जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है आप उससे फिर आगे परस्यू करें। A number of problems or issues may be apparent upon inspecting an image and should be noted for consideration. One example is the presence of black holes. Black holes इसमें present होते हैं. These are the spots that are actually darker, ठीक है, than the surrounding background, highlighting the possibility that the spot intensity and background noise are not necessarily additive. सो बेसिकली डार्क स्पॉट जो हैं वो अपीयर होते हैं आपकी जो एरे पे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे, और इनका या तो इसका एक रीज़न ये हो सकती है कि इसमें फ्लोरेसेंस बहुत कम हुई है कि वो सिर्फ डार्क ही नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुछ भी इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये हो सकता है कि स्पॉट की इंटेंसिटी और बैकग्राउंड नॉइज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। So there can be multiple reasons. It is also possible कि स्पॉट के इर्द गिर्द जितने स्पॉट है उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर स्पॉट जो है उसकी इंटेंसिटी जो है कम है तो वो हाईलाइट नहीं हो पाती। सो इमेज प्रोसेसिंग में जो है वो दिस हैपेंस अ लॉट।
जी, हारून, हारून के ज़हन में कोई सवाल है? ओके, मैं क्या मैं अभी वो शायद बोल नहीं पा रहे, तो सवाल है कि ये हारून है कौन? मुझे नहीं पता। हमारी क्लास का तो हारून कोई नहीं है। अच्छा, नहीं है? फिर इसको रिमूव कर देते हैं। फिर किसी ने लिंक शेयर किया होगा उनके साथ, तो वो जॉइन हुए ना। एनीवेज, शायद किसी के भाई का होता नाम। वैसे मेरे ख्याल पे फाइजा फरजीन के भाई का नेम है हारून। अच्छा चलें, ठीक है, जो भी है हम अपने कंटिन्यू करते हैं। जो भी है वो खुद ही कर लेंगे बाद में। ओके, अच्छा, ब्लैक होल्स की बात करते हैं कि ब्लैक होल्स अपीयर होते हैं चूंकि क्योंकि उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है और इर्द गिर्द वालों की हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, या उधर इंटेंसिटी इतनी कम हो या बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी एक इशू हो सकता है ब्लैक होल्स होने का। इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड नॉइसेस को नॉर्मली कवर कर लेते होते हैं, और वो इस तरह के जो लो इंटेंसिटी जो है वो आप डिपेंड करता है वैसे आप इमेज एनालिसिस करते वक्त कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंगली जो लो इंटेंसिटी जो फ्लोरेसेंट है या ब्लैक होल्स है उसमें अगर थोड़ी सी भी फ्लोरेसेंस आ रही है तो उसको भी हाईलाइट करने के, इनहांस करने के लिए काम आती है। In some cases, this background abstraction will result in negative values for spot well intensity, such that these data points must be discarded. अच्छा, अब इसमें वो एक बेसिकली ये करता है कि कलर्स की इंटेंसिटी जब आप डिम करते जाते हैं सो दैट आप ब्लैक होल्स पे जो इंटेंसिटी है उसको हाईलाइट करते जाएं, तो इसे बेसिकली बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन में बेसिकली होता ये है कि दूसरे पिक्सेल्स जिनकी इंटेंसिटी अच्छी है उनकी भी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो वो ये कह रहा है इट्स बेटर कि आप ब्लैक होल्स जो आ रहे हैं उनको, उन स्पॉट्स को कंप्लीटली ही इग्नोर कर दें रादर देन जस्ट कंटिन्यू विद देम। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन करते हैं बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन, तो उससे बाकी जो स्पॉट्स की जो इंटेंसिटी है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऑप्शंस इन्वॉल्व सेटिंग द software parameters such that background is not subtracted or adopting another method for compensating for background। ठीक है, या तो आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर लें जिसमें बैकग्राउंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, या कम सब्ट्रैक्ट के अलावा बैकग्राउंड की कंपनसेट करने के लिए कुछ और मेथड यूज कर लें, तो दैट कैन बी अनदर ऑप्शन। Most software will derive many variables for each spot on an image। एक ही स्पॉट से रिलेटेड इमेज पे एक ही स्पॉट से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल्स डिराइव कर सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर। मेनी ऑफ दीज वेरिएबल्स में हैव नो पर्टिकुलर यूज, दे आर जस्ट इजी टू कंप्यूट। ठीक है, इन एक ही स्पॉट से रिलेटेड मल्टीपल वेरिएबल्स जो कंप्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर, जो उनका हो सकता है सभी का आपके लिए यूज ना हो, लेकिन वो जो इजीली कंप्यूट हो जाते हैं तो उनको कंप्यूट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। दीज variables mostly commonly used include mean and median pixel intensities and ratios of these values। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस एक ही स्पॉट से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर जो या वैल्यू या वेरिएबल्स जो कैलकुलेट करते हैं वो है मीन और मीडियन पिक्सल इंटेंसिटी। ठीक है, और उनकी रेशियो। Most authors choose to use median pixel intensity rather than mean pixel intensities because medians are less affected by outlying pixel values। so ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग जो ज्यादातर है वो मीडियन क्यों यूज करते हैं, मीडियन इंटेंसिटी क्यों यूज करते हैं, मीन इंटेंसिटी क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि मीन जो है उसमें अगर एक आप चूंकि मीन मल्टीपल वैल्यूज का ले रहे हैं, 2 4 6 10 वैल्यूज का ले रहे हैं, उसमें से अगर मसलन फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादातर वैल्यू जो हैं 5 to 8 की रेंज में है और एक भी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 20 तक है, सिर्फ एक की वैल्यू, अब ओवरऑल मीन तो शायद आपका 10 या 12 बनेगा,
लेकिन चूंकि बाकी सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो एक क्लोज रेंज में है 5 to 8, ठीक है, और एक एक वैल्यू जो है वो आउटलायर है, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा कम है, उसकी वजह से मीन जो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो मीन पे इम्पैक्ट डालता है। तो मीन जो है उसको डाटा साइंटिस्ट जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं समझते किसी भी डाटा का, खासतौर पे इस सिनेरियो में। जबकि मीडियन जो होता है, मीडियन इज जस्ट लाइक मिडिल वैल्यू, और मीडियन जो है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर वैल्यूज, so median is much more stable than mean. So that's why people use median pixel intensities or median values than mean values. Outlying pixel values are often caused by failure to delineate the exact edge of a spot such that background pixels are included. So exact edge जो है किसी spot की वो नहीं detect कर पाता, इस वजह से intensity वो गलत कैलकुलेट हो जाती है और उससे आउटलायर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्ट एक्स से मुराद ये है कि हो सकता है 2 पिक्सेल्स को वो एक ही में कंसिडर कर ले और उनकी जो है वो इंटेंसिटी एक ही साथ में जो है वो कैलकुलेट कर दे, जो क्योंकि एग्जैक्ट एजिंग जो है सॉफ्टवेयर नहीं उसकी वो डिसाइफर कर सका। Although it is advisable to return to the original image for validation whenever possible, image analysis should be conducted as though it were the last time that the image will be seen. कहता आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होती है कि आप ओरिजिनल इमेज को बार बार जो है उससे वैलिडेट कर सकें अपने रिजल्ट्स को, लेकिन आपको अगर आपके ऑब्वियस ही बात है आपके पास इमेज ओरिजिनल है और आपने उसको प्रोसेसिंग करके उससे डाटा जनरेट करना है, तो इट डजंट मैटर, मतलब आपको ये फिर अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपके जहन में कि ओके वी हैव इमेज तो यू आर सुपर रिलैक्स, लेकिन आपको हर दफ़ा ऐसे काम करना चाहिए कि आप इमेज जो है वो लास्ट टाइम ही उसको सीन कर रहे हैं। Image analysis software is seldom perfect and artifacts will arise that require human judgment. तो वो परफेक्ट नहीं होते इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और उसमें ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें आपको ह्यूमन जजमेंट की जरूरत लाजमी पड़ती है। स्पोर्ट्स डेटा सस्पेक्ट कैन बी फ्लैग सो दैट दे कैन बी एक्सक्लूडेड फॉर फर्दर एनालिसिस। अगर ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिन पे आपको जरा डाउट है तो आप उनको एक्सक्लूड कर दें rather than उनको कंटिन्यू करें, ठीक है। Some software will concomitantly indicate the substance contained on each spot, which will assist in the identification of potential problems. So कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो कि इमेज प्रोसेसिंग इस लेवल तक करते हैं कि बस जो स्पॉट पे अगर कोई कंटेमिनेंट जो कंटेमिनेशन हुई है उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपको पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है उसमें उसको आप देख सकते हैं। It is preferable that a single person conducts all image analysis within a given experiment, since this avoids the introduction of bias due to difference in human judgment. So ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल जो लोग हैं मुख्तलिफ लोग जो हैं इमेज एनालिसिस करेंगे, एक ही इमेज को एनालाइज करेंगे तो हर किसी की जजमेंट जो है डिफरेंट होगी। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि एक ही बंदा जो है सारे इमेज को एनालिसिस करे, और इससे ये कि जो ह्यूमन जजमेंट की वजह से बायस आएगा वो कम हो जाएगा। Temptation to draw conclusion during image analysis should be avoided. The color coding used to identify spot intensity and intensity ratios can be misleading, and it is susceptible to biases that need to be removed by appropriate method of transformation. So image analysis के ही स्टेज पे आपको conclusion draw नहीं करना चाहिए क्योंकि it's just analysis, it is too early to do this, ठीक है। क्योंकि स्पॉट इंटेंसिटी और इंटेंसिटी रेशियोज वो मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, और आपको हमेशा वेट करना चाहिए कि आप अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट करें इस इमेज की जो वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये वाइडली जो है वो क्या वेल रिसर्च किस्म का टॉपिक है इमेज एनालिसिस या किसी भी फील्ड ऑफ साइंस में, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले वोकैबुलरी इसने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। टर्म नॉर्मलाइजेशन इज जनरली यूज्ड सिनोनिमस विद द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अ लार्ज बॉडी ऑफ लिटरेचर हैज टू एड्रेस दिस टॉपिक. It is easier to understand the need for transformation
if it is divided into logical steps or components. So normally लोग normalization को transformation से ही समझते हैं, और इस पे बहुत सारा काम भी है, और लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेशन जो भी किस्म की करें, ये इसमें आपके पास लॉजिकल स्टेप्स और ये कंपोनेंट्स होते हैं. 3 important components are transformation to normality, centralization and rescaling. ठीक है, 3 किस्म की नॉर्मलाइजेशन या कंपोनेंट्स हैं बेसिकली. एक तो नॉर्मलाइजेशन करना, या जिसे ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉर्मलिटी कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन करना और रीस्केलिंग करना. ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉर्मलिटी रेफर्स टू द adjustment of data that such that it approximates a normal distribution, a prerequisite for many types of statistical analysis. ठीक है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब करते हैं डाटा की टू सो दैट इट इज नॉर्मलाइज्ड, तो आप बेसिकली उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं. वो हम नीचे देखेंगे इसकी एग्जांपल के साथ. तो उससे होता ये है कि आपके बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो अप्लाई ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा पे होते हैं. और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वो हम नीचे देखेंगे. द पर्पस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज टू रिमूव बायसेस फ्रॉम द डाटा. ठीक है, डाटा पे कोई बायस है तो उसको सेंट्रलाइजेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है. और रीस्केलिंग इज अ फाइनल स्टेप दैट मे बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट डाटा फ्रॉम डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हैव इक्वल वेरिएंसेस. सो बेसिकली रीस्केलिंग की जाती है कि डाटा जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से है उनकी वेरिएंसेस एक जैसे हों. रीस्केलिंग की एक टिपिकल एग्जांपल जो है वो ये है कि आप डाटा की जो मर्जी वैल्यूज हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो मर्जी इंटेंसिटी रेशियोज हैं, आप उन सबको कहेंगे मैं 0 से 1 के दरमियान जो है वो रीस्केल कर रहा हूँ. सो इन दिस वे ओरिजिनल डाटा की इंटेंसिटी जो मर्जी हो, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस जितना मर्जी हो, लेकिन 0 से 1 के दरमियान जब आप रीस्केल करते हैं तो वो एक मेजरेबल और कंपेरेबल फॉर्म में आ जाता है. So that is rescaling. When considered as 3 independent steps, the experimenter can apply judgment in selecting and applying an appropriate method in each category. ठीक है, इसमें हर normalization है, rescaling है या centralization है, इसके ये just concepts हैं. इनके further specialized methods हैं और ये आप पे डिपेंड करता है as a scientist या as a researcher कि आप कौन सा method उस पे apply करना चाहते हैं. Some variations of this terminology should be expected. In particular, the term scaling has been used by some to refer to what we call centralization. कुछ लोग जो है ना टर्म्स को सिनोनिम्स से यूज करते रहते हैं. रीस्केलिंग को लोग सेंट्रलाइजेशन के तौर पे भी यूज करते रहते हैं. मेरे ख्याल में आज यहीं तक रखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉर्मलिटी जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. जी, यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो यू आर वेलकम टू आस्क.